भारतीय सेना के जंगी बेड़े को नई ताकत मिलने जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद युद्धपोत विंध्यागिरी को लॉन्च किया जाएगा। तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोलकाता में इस युद्धपोत को लॉन्च करेंगी और माना जा रहा है कि अगले साल विंध्यगिरी को भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। लहरों पर शौर्य और पराक्रम की मिसाल आईएनएस विक्रांत, जिसने भारतीय नौसेना को नई ताकत दी है। एक ऐसा स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत जिसने हिंदुस्तान की समुद्री सुरक्षा को अभेद्य बना दिया है। और अब आईएनएस विक्रांत की ताकत को धार देने आ रहा है एक और नया स्वदेशी युद्धपोत, समंदर में हिंदुस्तान का नया ताकतवर प्रहरी। दुश्मनों का काल आईएनएस विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बना छठा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। दुश्मन लहरों पर हो या फिर पाताल में छिपा हो, भारतीय नौसेना के इस जाबाज जहाज की निगाहों से बच नहीं सकता। देसी स्टील्थ फ्रिगेट विंध्यागिरी के पास ऐसी ताकत और खासियतें हैं जो उसे लहरों का खतरनाक लड़ाका बनाते हैं। ये युद्धपोत बेहतर स्टील्थ फीचर, हाईटेक हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। आईएनएस विंध्यागिरी सतह से हवा में मार करने वाली खतरनाक एंटी एयर मिसाइलों से लैस है। एंटी एयर वारफेयर के लिए बराक 8 मिसाइल, एंटी सरफेस वारफेयर के लिए एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस, एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए वरुणास्त्र और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस है। इसके साथ ही इसमें 76 mm नेवल गन, ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब्स और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स हैं। ये फ्रिगेट 2 HAL ध्रुव और सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से भी लैस हैं और उन्हें रखने के लिए हैंगर भी मौजूद होंगे। प्रोजेक्ट 17A प्रोजेक्ट 17 क्लास युद्धपोत का फॉलो ऑन है। 17A के तहत 7 नीलगिरी क्लास युद्धपोत नौसेना के लिए बनाए जाने थे। आईएनएस विंध्यागिरी का निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है। प्रोजेक्ट 17A प्रोजेक्ट 17 क्लास यानी शिवालिक क्लास युद्धपोत का फॉलो ऑन है। 17A के तहत 7 नीलगिरी क्लास युद्धपोत नौसेना के लिए बनाए जाने का करार किया गया था। 5 स्टील्थ फ्रिगेट पहले ही लॉन्च की जा चुकी हैं। इस प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं। इसमें 4 फ्रिगेट मझगांव डॉक लिमिटेड बना रहा है, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता बना रहा है। इसमें हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यागिरी शामिल हैं। भारत लगातार अपनी समुद्री सीमाओं को अभेद्य बनाने में जुटा है। आईएनएस विंध्यागिरी इसी सोच का नतीजा है। दरअसल चीन हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिशों में लगा है। रक्षा जानकारों का मानना है कि साल 2025 तक चीन साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अपनी समुद्री ताकत काफी हद तक बढ़ा लेगा, जिससे निपटने के लिए भारत को भी अपनी रक्षा तैयारियां बढ़ानी होंगी। लिहाजा चीन की नेवल पावर को देखते हुए भारत समंदर में ताकतवर योद्धाओं की नई फौज उतारने में जुट गया है। बड़ी बात ये भी है कि ये सभी युद्धपोत मेक इन इंडिया के तहत बनाए जा रहे हैं और इनमें 75% उपकरण स्वदेशी कंपनियों से लिए गए हैं। आईएनएस विंध्यागिरी के बाद प्रोजेक्ट 17A का 7वां और आखिरी जंगी जहाज महेंद्रगिरी मुंबई में अगले महीने समुद्र में लॉन्च किया जा सकता है। माना जा रहा है कि 2024 में ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट भारतीय नौसेना को मिलने भी शुरू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बीते कुछ सालों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नौसेना के बेड़े में कई हाईटेक हथियार और युद्धपोत शामिल हुए हैं और अब इन युद्धपोतों की सहायता के लिए भारत सरकार ने 5 फ्लीट सपोर्ट शिप के निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये शिप युद्धपोतों को ईंधन, भोजन और गोला बारूद मुहैया करवाने में मदद करेंगे। देश में इन पोतों के निर्माण से भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता को और ज्यादा मजबूती भी प्रदान होगी। भारतीय नौसेना ताकत और तकनीक में जिसका कोई सानी नहीं।
लहरों पर जिसके पराक्रम के आगे पनाह मांगते हैं दुश्मन, समंदर में जिसकी ताकत के आगे दुश्मनों का टिकना नामुमकिन है, लहरों का सीना चीरकर जब भारतीय युद्धपोत आगे बढ़ते हैं, खतरनाक मिसाइलों से प्रहार करते हैं, तो दुश्मनों का बचना असंभव हो जाता है। और अब नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए सरकार ने लिया है एक और अहम फैसला, जिससे समंदर में इसका दबदबा और बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत नौसेना से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 5 बड़े सहायता जहाजों का निर्माण किया जाएगा। हर जहाज का वजन करीब 45,000 टन होगा। ये परियोजना नौसेना को अलग अलग बेड़े के युद्धपोतों की मदद के लिए बनाई गई है। इन जहाजों में नौसेना के युद्धपोतों के लिए ईंधन होंगे, युद्धपोतों के लिए हथियार, गोला बारूद का भंडार होगा, युद्धपोतों पर तैनात नौसैनिकों के लिए भोजन होगा। दरअसल समंदर में निगरानी के लिए युद्धपोतों को एक निश्चित समय के लिए उतारा जाता है। मसलन आईएनएस विक्रांत एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है, लेकिन इसे समुद्र में ही रिफिल भी किया जा सकता है। इन 5 सहायक जहाजों के जरिए विक्रांत को न सिर्फ ईंधन सप्लाई किया जा सकेगा, बल्कि युद्ध के हालात में हथियार, गोला बारूद भी सप्लाई की जा सकेगी। इन जहाजों का निर्माण विशाखापट्टनम स्थित रक्षा मंत्रालय का हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड करने वाला है। इन जहाजों को तैयार होने में करीब 8 साल लगेंगे। देश में इन जहाजों के निर्माण से भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता को और मजबूती मिलेगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ चांद की सतह के करीब पे पहुंच चुका है और अब सारी दुनिया की नजर इसकी लैंडिंग पे है। इसको लेकर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नुदुरई का क्या कहना है, आइए देखते हैं। चंदा मामा अब दूर नहीं। चांद के बेहद करीब चंद्रयान 3। इसरो की कई सालों की मेहनत और हिंदुस्तान का चांद को छूने का सपना अब साकार होने जा रहा है। चांद पर पहुंचने की दिशा में चंद्रयान 3 के लिए आज एक अहम पड़ाव है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग को और भी पुख्ता करेगा। दरअसल इसरो आज दोपहर करीब 2:30 बजे चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग करेगा। उस वक्त चंद्रयान 3 चांद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर गोलाकार कक्षा में मौजूद होगा। यानी कि चांद से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। चंद्रयान 3 से अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल अपने आगे के सफर पर निकल पड़ेगा, लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर लैंडर से मिलने वाली जानकारी इसरो तक पहुंचाएगा। ऐसे में चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद अहम है और उम्मीद भी यही है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अलग होने के बाद चांद पर लैंडिंग की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसके बाद 18 अगस्त की दोपहर करीब 4 बजे लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी कि लैंडर की कक्षा की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी और इसी तरह फिर 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी और जब लैंडर चंद्रमा से महज 30 किलोमीटर दूर होगा तब उसकी स्पीड भी कम होती जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त की शाम करीब 5:47 पर हिंदुस्तान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना पहला कदम रख देगा। इसके बाद रोवर प्रज्ञान अगले 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। G20 फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है। दिल्ली में 2 सितंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल में अलग अलग देशों के 16 अवार्ड विनिंग फिल्में दिखाई जाएंगी। G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत सत्यजीत रे की मशहूर फिल्म पाथेर पांचाली के साथ की गई है। G20 में फिल्मों का मेला।
16 अवार्ड विनिंग फिल्मों की स्क्रीनिंग। G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। 16 अगस्त से शुरू हुआ ये फेस्टिवल 2 सितंबर तक चलेगा। इसमें दुनिया भर के G20 सम्मेलन में शामिल देशों के साथ कई और देश भी हिस्सा ले रहे हैं। G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली फिल्म के साथ की गई। दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर्स में पहले ही दिन शो फुल रहा। G20 फिल्म महोत्सव का लक्ष्य सिनेमा के क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच मौजूद जीवंत और सहयोगात्मक साझेदारी को और मजबूत बनाना है। हमारा जो सॉफ्ट पावर है हिंदुस्तान का, वो सिनेमा के थ्रू हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इंडिया का जो सिनेमा है वो न केवल बॉलीवुड का सिनेमा है, बट वो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, सारे लैंग्वेजेस, वो मलयालम, ये सारे लैंग्वेजेस का सिनेमा है। तो हम तो फिल्म में लार्जेस्ट फिल्म मेकर इन द वर्ल्ड हैं, और इसलिए ये दिखाता है। आज का पैक्ड हॉल देखिए आप यहाँ पर, ये इंडिया के सॉफ्ट पावर को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। दरअसल G20 सम्मेलन कई सारे डायमेंशनल में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें से एक है फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म महोत्सव में 16 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वी आर स्टिल हियर, ब्राजील की एना एंटाइटल्ड, जापान की एरिस्टोक्रेट्स, मैक्सिको की मैच किड्स हार्ट और दक्षिण कोरिया की डिसीजन टू लीव जैसी फिल्में शामिल हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा, गुड न्यूज टुडे। रुक करेंगे माया नगरी मुंबई का। मुंबई में लोकल ट्रेन से हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल रेलवे लोकल ट्रेनों में ऑडियो अलर्ट सिस्टम लगाने जा रहा है। ये ऑडियो अलर्ट सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अगला सिग्नल लाल है, कृपया सावधान। मुंबई लोकल में यात्रा करना होगा और भी सुरक्षित। अगला सिग्नल लाल है, कृपया सावधान। ऑडियो अलर्ट सिस्टम से लोकल ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा होगी और मजबूत। पुढील सिग्नल लाल आहे, कृपया सावधान। मुंबई के लोगों के लिए लोकल ट्रेन लाइफलाइन मानी जाती है। लोकल ट्रेन से हर रोज लाखों लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में लोकल ट्रेन को सुरक्षित बनाने के लिए सेंट्रल रेलवे ने एक और नया कदम उठाया है। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और मानवीय त्रुटियों के कारण होने वाली ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मध्य रेलवे लोकल ट्रेनों के ड्राइविंग कैम्प यानी EMU रेक में ऑडियो अलर्ट सिस्टम लगाने जा रहा है। अगला सिग्नल लाल है, कृपया सावधान। पुढील सिग्नल लाल आहे, कृपया सावधान। लोकल ट्रेनों के मोटरमैन कोच के अंदर अगले रेलवे सिग्नल के रेड होने का संकेत देने के लिए ऑडियो अलर्ट डिवाइस लगाए जा रहे हैं। ये अलर्ट सिस्टम रेड सिग्नल के बारे में चेतावनी देगा। अगला सिग्नल लाल है, कृपया सावधान। सिमुलेटर के माध्यम से हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट अभी जो हमने इस सिमुलेटर में ग्रीन का एस्पेक्ट दे रखा है, तो गाड़ी में अभी ग्रीन सिग्नल है तो गाड़ी की स्पीड चलती रहेगी। अभी इसको हम येलो एस्पेक्ट्स में चेंज करेंगे। पुढील सिग्नल लाल आहे, कृपया सावधान। जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही हमने डिप किया, डिप मतलब जहां पे हमारा मैग्नेट दोनों क्रॉस किया, सिग्नल का मैग्नेट और हमारे ट्रेन का मैग्नेट, जैसे ही उसको डिप मिला कि दैट मीन्स कि वो येलो सिग्नल सेंस किया। सिग्नल लाल है, कृपया सावधान। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि ये अलर्टनेस चालू है। अभी भी येलो सिग्नल है, उसको सेंस यही हो रहा है कि जब तक उसका डबल येलो या ग्रीन सिग्नल नहीं आ जाएगा तब तक वो अलर्टनेस करता रहेगा। ये पूरा सिस्टम GPS की मदद से चलेगा। जाहिर है इस सिस्टम के लगने से न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी बल्कि यात्रा और भी सुरक्षित हो जाएगी। मुंबई से पारस दामा, गुड न्यूज टुडे।
कहते हैं आस्था की बुनियाद जितनी गहरी होती है, मंदिरों की दीवारें उतनी भव्य होती हैं। दुबई के दिल में आस्था का एक ऐसा ही महातीर्थ जल्द आकार लेने वाला है। अबू धाबी की धरती पर स्वामी नारायण मंदिर की भव्यता हर दिन भव्य आकार लेती जा रही है। मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। बहुत जल्द मंदिर का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा और अगले साल 2024 के फरवरी में आम लोगों के लिए खोला जाएगा। बनने के बाद दुबई की धरती पर आस्था का ये महातीर्थ होगा। तो चलिए आपको दिखा देते हैं इसकी तस्वीरें। ये भव्य तस्वीरें अबू धाबी में बन रहे स्वामी नारायण मंदिर की हैं, जहां इन दिनों तेजी से मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। दूर दूर तक फैले इस रेगिस्तान के बीच मंदिर का अद्भुत नजारा देखते ही बन रहा है। इस मंदिर को बनाने में कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत मंदिर की इन दीवारों पर नजर भी आ रही है। सबसे खास बात है कि इस मंदिर में त्रिवेणी संगम भी बनाया जाएगा, जिसके लिए भारत से गंगा, यमुना और सरस्वती का पानी त्रिवेणी संगम में डाला जाएगा। Obviously, I mean, if you look at the tradition of Indian civilization, the glory of Indian civilization, some of our best and biggest temples are outside India. दुनिया भर में भारत की संस्कृति और सभ्यता का विस्तार आप देख सकते हैं। भारत के बाहर अबू धाबी में बन रहा स्वामी नारायण मंदिर अब तक का सबसे बड़ा मंदिर है। आपको बता दें कि साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर की नींव रखी थी और अब तक मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 60% पूरा हो चुका है। स्वामी नारायण मंदिर कई मायनों में बेहद खास है। मंदिर की नींव में बांस का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। अबू धाबी में बन रहा स्वामी नारायण मंदिर भारत और दुबई के बीच रिश्तों की एक नई बुनियाद भी है। उम्मीद है कि यह मंदिर फरवरी 2024 तक श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जैसे जैसे रामलला का मंदिर अपने निर्माण के आखिरी चरण में पहुंच रहा है, भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। 2024 में मकर संक्रांति के बाद रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन भक्त अभी भी तैयारियों में जुटे हैं। रामलला के लिए वस्त्रों की सिलाई शुरू हो गई। रामलला के टेलर के पास भक्तों के ढेरों ऑर्डर्स अभी से पहुंच गए हैं। सिलाई करने वाले लोग पूरे मन से कपड़ों की सिलाई में लग गए हैं। श्री राम भक्त चाहते हैं कि इस खास अवसर पे वो भी रामलला की सेवा कर सके। रामलला को नया वस्त्र धारण कराया जाए, इस उद्देश्य से रामलला के भक्तों ने कपड़ा दिया है और सिलाई हो रही है और वह पंचमी के दिन नया कपड़ा धारण करेंगे। और अब पहाड़ों पे आफत की बारिश की बात करते हैं, जहां सेना के जवान देवदूत बनकर लोगों की मदद करने में जुटे हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से कई जिले प्रभावित हैं। इन मुश्किल हालातों में लोगों की मदद के लिए सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक कुल 780 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी कई जगहों से लोगों को बचाया गया। वायुसेना हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को एयरलिफ्ट कर रही है। इस बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया और राहत शिविर में रह रहे लोगों से मुलाकात की। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से कई जिले प्रभावित हैं। इन मुश्किल हालात में लोगों की मदद करने के लिए सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक कुल 780 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी भी ये लोगों का बचाने का अभियान लगातार जारी है। सैलाब संकट से जूझ रहे देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जिंदगी बचाने की मुहिम युद्ध स्तर पर लगातार जारी है।
जिसकी गवाही राज्य के अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बिना रुके लोगों को एयरलिफ्ट करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ सेना के जवान भी मुसीबत की इस घड़ी में बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। हिमाचल की प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों को निकालने के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। चूंकि पोंग डैम से पानी छोड़ा गया था और उस डैम में सैकड़ों की तादाद में लोग फंस गए थे, जिनको निकालने के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर लगाया है। मुख्यमंत्री हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर पहुंचे हुए हैं और जिन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है उनसे भी वो मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बड़ी तादाद में लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान भी राहत और बचाव कार्य में जगह जगह लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बीते 3 से 4 दिनों में करीब 2500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जहां तक लोगों को रेलोकेट करने की बात आती है तो अभी तक पिछले 3-4 दिनों में हमने लगभग 2500 लोगों को सेफर प्लेस पे रेलोकेट किया है। पिछले 2 दिनों से कांगड़ा में जो है एनडीआरएफ की हमारी बटालियन काम कर रही है और हमारी एनडीआरएफ की बोट के माध्यम से और एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है उसके माध्यम से हमने लगभग 2000 लोगों को सेफ प्लेसों पे जो है उनको रेलोकेट किया है। उसी तरह से मंडी जिले में भी किया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बचाए गए इन लोगों को सरकार की ओर से चलाए जा रहे राहत शिविरों में रखा गया है, जहां उनके खाने पीने और दवाई का इंतजाम किया गया है। इन राहत शिविरों में लोगों का हाल लेने के लिए खुद राज्य के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे। हिमाचल की इस प्राकृतिक आपदा में हजारों लोग ऐसे हैं जो बेघर हो गए हैं, जिनको या तो रास्तों की वजह से या पानी की वजह से या लैंडस्लाइड की वजह से अपने घर छोड़ने पड़े हैं। और उन लोगों के लिए आप देखिए यहाँ पर राहत शिविर कैंप लगाया गया है। सुक्खू जी, कितने लोग ऐसे हैं आज हिमाचल में जिनको राहत शिविर कैंपों में खाना खाने की जरूरत पड़ रही है? तकरीबन 1100 के करीब लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से सब जगह से खाना मुहैया कराया जा रहा है। और इस समय आपदा है, सब लोग खुलकर दान भी दे रहे हैं, चाहे राधा स्वामी सत्संग जी, व्यास जी वाले हैं, चाहे कोई और है। तो राहत शिविर में खाना खाने का मकसद ये है कि हम आम सब लोग एक है, आम परिवार के लोग हैं और सब लोग मिलजुल कर इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। राज्य के मंडी, शिमला और कांगड़ा जिले में हालात बेहद खराब हैं। लिहाजा तमाम सरकारी एजेंसियों ने इन जिलों में लोगों की मदद के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। इसके अलावा कुछ सामाजिक संगठन भी मुसीबत की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। सतेंद्र चौहान, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल जल प्रलय से जूझ रहा है। भारी बारिश के बीच नदियां उफान पे हैं और पहाड़ दरक रहे हैं। आसमानी आफत से मचे हाहाकार की ताजा तस्वीर कांगड़ा से आई है, जहां एक नाला पार करते वक्त कार सवार बाढ़ के पानी में फंस गया। बाढ़ की वजह से फतेहपुर इंदौरा रूट पर सड़कें पानी में डूबी हैं। नाला ओवरफ्लो होने से पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। तेज बहाव के बीच से गुजरना कार सवार को भारी पड़ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार बहने लगी। कार सवार युवकों ने कार सवार युवक को जान बचाने के लिए कार को पानी में ही छोड़ दिया। बाद में कार को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। ट्रैक्टर यार होने से ट्रैक्टर वाले रस्सी किन्ने पानी। गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक है। ऐसे में देश भर में भगवान गणेश की मूर्तियों को बनाने का काम इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। खासकर इको फ्रेंडली मूर्तियों के निर्माण पे इस बार विशेष जोर दिया जा रहा है। कर्नाटक के हुबली में भी ऐसी ही मूर्तियां बनाई जा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि गणेश जी की मूर्तियां कागज से बनी हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि मूर्ति उठाने में बहुत भारी ना हो और टूटे भी नहीं। मूर्तिकार सुमन हावेरी ने बताया कि इन मूर्तियों को बनाने के लिए कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 48 घंटे तक पानी में भिगोया जाता है। इसके बाद इसमें काफी मात्रा में मिट्टी डाली जाती है, जिससे इन मूर्तियों का निर्माण होता है, जो देखने में सुंदर होती हैं और इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता।
क्या है वो, अब हमारा तुम्हारा एक ही रहता नहीं, अभी हमारा कैसा क्या काम रहा वो सब कुछ करते हैं। हमें गणपति बनाने का अपना ये है ना, इससे सुबह हम बना रहे लई 4 साल हुआ अभी मैं बनाने लगता, इधर ही है, मैं इधर ही बनाते, अंकल रहते नहीं तब से भी बना। और चलिए अब खबर खेल जगत की। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी ताजमहल के प्रांगण में पहुंची। ताजमहल के सामने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का प्रमोशन किया गया। करीब 1 घंटे तक ताजमहल के सामने रखकर आईसीसी की ट्रॉफी का फोटो शूट किया गया। आपको बता दें कि आईसीसी ट्रॉफी का डिजाइन लंदन में पॉल मार्टसेन ऑफ गार्ड एंड कंपनी ने तैयार किया है। ट्रॉफी का वजन है 11 किलोग्राम और ट्रॉफी की ऊंचाई है 65 सेंटीमीटर। ट्रॉफी को गोल्डन और सिल्वर रंग में बनाया गया है। 12 साल के बाद भारत विश्व कप की मेजबानी कर रहा है और 5 अक्टूबर से विश्व कप की शुरुआत होगी। 2 महीने पहले अंतरिक्ष में ट्रॉफी की लॉन्चिंग की गई थी। अमेरिका ने प्राइवेट स्पेस एजेंसी के जरिए बलून की मदद से ट्रॉफी को अंतरिक्ष में भेजा था। 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ट्रॉफी का अनावरण किया गया। उसके बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रॉफी को लैंड करवाया गया। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी 18 देश का सफर करने के बाद भारत लौटी है। अब ट्रॉफी को देश के अलग अलग शहरों में घुमाया जा रहा है और ट्रॉफी का टूर 4 सितंबर को खत्म हो जाएगा। पहुंच गए लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में, जहां हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार। डालते नजर आज के विचार पर। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छूट जाते हैं। लंच टाइम में मुलाकात होगी आप सभी के साथ कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।